हेलो एवरीवन, साप्ताहिक इन्फोपीडिया सीरीज के अंतर्गत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर इस सप्ताह की कुछ प्रमुख खेल पुरस्कार, बुक्स, पोर्टल, सूचकांक, योजनाएं और ऐसी नियुक्तियों इत्यादि को लेकर के आपसे चर्चा करेंगे। देखेंगे यहाँ पे कौन कौन सी प्रमुख पहलू हैं। साथ ही यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में कुछ खास भी है। खास ये है कि हम जुलाई माह से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को यहाँ पर एक संकलन भी दे रहे हैं। जुलाई माह के प्रमुख दिवस कौन कौन से रहे पूरे मंथ के, उनकी यहाँ पर एक सूचीबद्धता है। प्रधानमंत्री मोदी को अब तक कितने कौन कौन से पुरस्कार यहाँ पर किन किन देशों के द्वारा दिए गए हैं, उनकी भी यहाँ पर आपको लिस्टिंग है। और साथ ही साथ ऐसे और भी यहाँ पर विशेष पहलू हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, चीजों को ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और यहाँ पर हर एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा, क्योंकि जरूरी पहलू यह है कि आपकी परीक्षा के लिए सबसे जरूरी चीजें यहाँ पर आपको मात्र एक वीडियो में यहाँ पर पूरे सप्ताह की मिलने वाली है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का साप्ताहिक इन्फोपीडिया सीरीज। सबसे पहले देखिए, जैसा मैंने कहा था कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को देखा जाए तो पिछले महीने यहाँ पर उन्होंने देखा जाए, कहने का मतलब जून जुलाई के दौरान यहाँ पर उन्होंने कुछ विशेष देशों की यात्रा की और वहां पर उन्हें उस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। लेकिन ये पहला मौका नहीं था, इससे पहले भी उन्हें कई अलग अलग ऐसे ही देशों के द्वारा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किए जा चुके हैं। तो आइए यहाँ पर एक पूरी लिस्ट देख लेते हैं अब तक कितने देशों के द्वारा उन्हें ये पुरस्कार दिए जा चुके हैं और पुरस्कार यहाँ पर देखा जाए तो नाम क्या है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इजिप्ट के द्वारा हाल ही में जो यहाँ पे पुरस्कार दिया गया, हाल ही में मिला है उन्हें सबसे नवीनतम जो है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कई बार ये भी पूछा जाता है, नवीनतम ही पूछ लिया जाए। तो इजिप्ट यानी कि मिस्र के द्वारा यहाँ पर जून 2023 में ऑर्डर ऑफ नाइल पुरस्कार यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया, जो उस देश का यहाँ पे एक सर्वोच्च आपको सम्मान है। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए एक और पुरस्कार मई 2023 में यहाँ पर इनको ऐसे ही दिया, पापुआ न्यू गिनिया ने कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। ये आपका पापुआ न्यू गिनी का यहाँ पर आपको सर्वोच्च सम्मान है, जो कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ पर दिया गया। इसी तरह कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी यहाँ पर आपको मई 2023 में यहाँ पर फिजी देश के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को नवाजा गया। मई 2023 में ही बात करें तो यहाँ पर एक इबाकल अवार्ड यहाँ पर जो है रिपब्लिक ऑफ पलाऊ के द्वारा यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। तो यहाँ पे देखा जाए 2023 में अब तक उन्हें 4 देशों के द्वारा यहाँ पर सर्वोच्च नागरिक सम्मानों, या फिर कह सकते हैं किसी 2 देशों में कार्य करने के संदर्भ में जिस तरीके से प्रयास उनके द्वारा किए गए, तो उनके संदर्भ में यहाँ पर ये पुरस्कार, वहां पर अपने सर्वोच्च पुरस्कार यहाँ पर इन देशों के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिए गए हैं। तो इसमें देख सकते हैं मिस्र का है, पापुआ न्यू गिनी है, फिजी है और रिपब्लिक ऑफ पलाऊ है। अब बात करते हैं कि पिछले कुछ सालों में जो इन्हें पुरस्कार मिले हैं वो कौन कौन से हैं। तो एक है ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गैल्पो, यहां पर देखा जाए तो ये आपको भूटान के द्वारा दिया गया था इन्हें 2021 में। लीजन ऑफ द मेरिट का पुरस्कार यूएस गवर्नमेंट के द्वारा 2020 में इन्हें दिया गया। इसी तरह किंग हैमंड ऑर्डर ऑफ द रेजोनेंस बाय यहां पर आपको बहरीन के द्वारा इन्हें 2019 में अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से पुरस्कारित किया गया। इसी तरीके से ऑर्डर ऑफ डिस्टिंग्विश रूल ऑफ निशान इजाहुद्दीन मालदीव के द्वारा यहां पर यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज अवार्ड बाय रशिया यहां पर 2019 में यहां पर प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड यूएई के द्वारा 2019 में यहां पर प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। इसी तरीके से ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन, ये अवार्ड यहां पर फिलिस्तीन देश के द्वारा 2018 में भारत को दिया गया। स्टेट ऑर्डर ऑफ घनी आमिर अमुल्ला खान भाई यहां पर अफगानिस्तान के द्वारा 2016 में दिया गया। ऑर्डर ऑफ अब्दुल्ला अजीज अल सऊद सऊदी अरबिया के द्वारा 2016 में यहां पर यह पुरस्कार इन्हें दिया गया। तो देखा जाए तो कई सारे यहां पर देशों के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को अब तक अलग अलग पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। तो इन्हें यहां पर ध्यान रखिएगा, खासकर इस साल के जो पुरस्कार हैं उन्हें जरूर देखिएगा। चलिए आइए बात करते हैं ऐसे ही कुछ और पुरस्कारों को लेकर के। हाल ही में देखा जाए तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ही एक ऐसे पुरस्कार की यहां पर घोषणा की गई है। रतन टाटा को यहां पर आप देख सकते हैं, रतन टाटा को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पहला उद्योग रत्न अवार्ड यहां पर दिया जाएगा। ठीक है, पहला उद्योग रत्न अवार्ड, पहली जो चीजें हैं वो जरूर आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। ये किसे मिलेगा? उद्योगपति टाटा सन्स के यहां पर देखा जाए मानद चेयरमैन है रतन टाटा, उनको पहला उद्योग रत्न अवार्ड यहां पर देने की घोषणा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई है। इसके साथ साथ देखा जाए उद्योग रत्न पुरस्कार के अलावा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पहली बार 3 अन्य पुरस्कार भी यहां पर दिए जाएंगे, जिसमें महिला उद्यमी, मराठी उद्यमी और राज्य के युवा उद्यमी को यह पुरस्कार प्रदान किए जाने हैं। देखा जाए तो विशिष्ट लोगों को दिए जाने वाले महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की तरह ही राज्य सरकार के द्वारा ये रतन टाटा को उद्योग रत्न पुरस्कार देने का फैसला
किया गया है और यह अवार्ड देखा जाए तो पहली बार आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ ये भी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि महाराष्ट्र उद्योग रत्न जो पुरस्कार है, इनका उद्देश्य क्या है। इनके माध्यम से उन व्यक्तियों और संगठनों के प्रयासों को मान्यता देना जिन्होंने महाराष्ट्र में व्यवसाय, उद्योग, शिक्षा, रियल एस्टेट, पर्यटन, वित्तीय सेवाएं, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक, कृषि, बैंकिंग, IT, फूड आइटम्स, हेल्थ सेक्टर में यहाँ पे आपको कार्य किया है। अगला यहाँ पे देखिए बाल गंगाधर तिलक, कुछ व्यक्तित्व जो कि बहुत जरूरी हो जाते हैं, इनका यहाँ पे चर्चा का विषय बनते हैं और आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही एक व्यक्तित्व हैं बाल गंगाधर तिलक, के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा का विषय रहे, उनको यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने 23 जुलाई 2023 को बाल गंगाधर तिलक को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। तो 23 जुलाई को इनकी जयंती होती है। देखा जाए तो 23 जुलाई 1856 को बाल गंगाधर तिलक एक स्वतंत्रता सेनानी, वकील, शिक्षाविद, जिन्हें लोकप्रिय यहाँ पर देखा जाए तो तिलक के नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म यहाँ पर हुआ कहाँ पे, 23 जुलाई 1855 को यहाँ पर हुआ था। इसके अलावा देखा जाए 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की और 1885 में ही यहाँ पर देखा जाए तो फर्ग्यूसन कॉलेज की भी यहाँ पर इनके द्वारा स्थापना की गई। इनके और क्या विशेष योगदान इनका रहा, देखा जाए तो तिलक ने स्वशासन और स्वराज की आवश्यकता पर भी बल दिया था और उन्होंने एक लोकप्रिय नारा जिसको हम लगातार पढ़ते रहते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये सबसे लोकप्रिय नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। इसके अलावा 1890 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और 1907 में देखा जाए तो सूरत विभाजन में महत्वपूर्ण इन्होंने भूमिका निभाई थी। साथ ही साथ पूर्ण स्वराज या स्वराज की यहां पर इनके द्वारा ही वकालत की जाती रही है। भारतीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी को अपनाना और विदेशी के बहिष्कार आंदोलन का भी इनके द्वारा प्रचार किया गया। इसके साथ साथ अप्रैल 1916 में देखा जाए तो बेलगाम में अखिल भारतीय होम रूल लीग की यहां पर देखा जाए की स्थापना की गई। वर्ष 1916 में इन्होंने लखनऊ समझौते के माध्यम से हिंदू मुस्लिमों में एकता स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में मराठा नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन भी देखा जाए तो इनके द्वारा किया गया। वेदों पर गीता, रहस्य और आर्कटिक होम नामक पुस्तकें भी यहाँ पर इनके द्वारा लिखी गई हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले बाल गंगाधर तिलक का 1 अगस्त 1920 को यहाँ पर देखा जाए तो निधन हुआ था। तो ये हैं बाल गंगाधर तिलक और उनसे जुड़े हुए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण स्थितियों के बारे में जो हमने देखा। इसी तरीके से एक और व्यक्तित्व जो कि यहाँ पर चर्चा का विषय रहे आपको लास्ट सप्ताह, चंद्रशेखर आजाद। ये भी देखा जाए तो 23 जुलाई जो है इनसे भी संबंधित है। क्यों संबंधित है, क्या यहाँ पर इनका योगदान रहा भारत और उनके इतिहास में, उसको देख लेते हैं। देखा जाए तो 23 जुलाई को हम भारत के प्रतिष्ठित और निडर स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की जयंती को मनाते हैं। देखा जाए तो 1906 में भाभरा गांव अब मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में जन्मे आजाद 15 वर्ष की छोटी उम्र में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल हुए और ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी अवज्ञा के प्रतीक के रूप में आजाद यहां पर इन्होंने अपना नाम अपनाया। इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की यहां पर स्थापना भी की और औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष के लिए समर्पित एक क्रांतिकारी समूह को स्थापित किया। आजाद ने काकोरी ट्रेन डकैती सहित प्रतिरोध के साहसिक कार्यों में यहां पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। अपने संगठनात्मक कौशल, भेष बदलने में महारत के चलते आजाद ने कभी भी जीवित यहां पर आपको नहीं पकड़े गए थे। 27 फरवरी 1931 को पुलिस के साथ भीषण गोलीबारी में यहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। तो इस तरीके से यहां पर देखा जाए तो ये है आपके हमारे यहां पर चंद्रशेखर आजाद और उनसे जुड़े हुए आपके महत्वपूर्ण पहलू। अब चलिए बात करते हैं ऐसी ही कुछ सरकार के द्वारा चलाई गई इस सप्ताह कुछ विशेष योजनाएं जो कि चर्चा का विषय रहे। देखा जाए तो आपको प्रारंभिक परीक्षा में कई ऐसी योजनाएं जो होती हैं आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। इसमें एक है स्माइल 75 योजना। इसमें सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर के दौरान स्माइल 75 पहल पर बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। बताया कि क्या स्माइल 75 योजना है, क्या चल रहा है इसके अंतर्गत, किस तरीके के उद्देश्य या क्या लक्ष्य रखे गए हैं। सबसे पहले देखा जाए तो एक छत्र योजना के रूप में स्माइल जो है आजीविका उद्यमों को हंसिए पर रखने वाले व्यक्तियों को एक सहायता यहाँ पर देता है कि अर्थात ऐसे व्यक्ति जो कि आजीविका और उद्यम उनके पास नहीं है ऐसे कोई साधन, तो उनको यहाँ पर देखा जाए तो एक तरीके से सहायता देता है।
यह भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्र की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य है भारतीय शहरों, कस्बों, नगरपालिका के क्षेत्र में भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने के साथ विभिन्न हितधारकों की समन्वित कार्यवाही के माध्यम से भिक्षावृत्ति के कार्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के संदर्भित कार्य करना। वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार भारत में करीब 4 लाख से अधिक भिखारी हैं और इस चार्ट में पश्चिम बंगाल शीर्ष पर है। उत्तर प्रदेश, बिहार जो है वो दूसरे और तीसरे स्थान पर है। तो आप कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो आपको देखते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े व्यक्ति हैं और कई ऐसे लोगों को आप रेलवे स्टेशन हो गए या फिर आपको देखा जाए ट्रैफिक क्षेत्रों में हो गए, तो वहाँ पर ऐसे काफ़ी लोग भिक्षावृत्ति करते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर स्माइल 75 योजना उनके पुनर्वास से संबंधित है। चलिए अगले पे आते हैं। अगला यहाँ पे देखिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लेकर के यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा का विषय है। क्या इस योजना के बारे में आपको पता है? प्रोग्राम क्या है, किस विषय क्षेत्र से यहाँ पे संबंधित है? देखिए यहाँ पे देखा जाए तो गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के संबंध में कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी दी। कहा जाता है यह योजना जो है 15 फरवरी 2023 को इसको मंजूरी दी गई थी और आधिकारिक तौर पे 10 अप्रैल 2023 को यहाँ पर इसे लॉन्च किया गया। इस योजना को अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, लद्दाख की उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों के चुनिंदा गांवों में यहाँ पे संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से इन क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना, कौशल विकास, उद्यमिता, कृषि, औषधीय पौधे, जड़ी बूटियों की खेती सहित सहकारी समितियों के विकास से आजीविका के अवसर यहाँ पर इन क्षेत्रों में उत्पन्न करना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से एक तरफ यहाँ पे सड़क कनेक्टिविटी को भी सुनिश्चित करना है, आवास, ग्रामीण बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा, टेलीविजन, दूरसंचार, कनेक्टिविटी आदि यहाँ पर देखा जाए तो इसका उद्देश्य प्रोवाइड करा के चयनित गांवों को देखा जाए तो यहाँ पे उन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन देने का कार्य किया जाएगा। साथ ही देखा जाए तो सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत स्थलीय सीमाओं से लगे 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहली बस्ती से 10 किलोमीटर की दूरी के भीतर जनगणना में शामिल गांव, कस्बों, अर्धशहरी क्षेत्रों, शहरी क्षेत्रों में आवश्यक बुनियादी ढांचों को यहाँ पे मंजूरी प्रदान की गई है। इसके साथ ही देखा जाए हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के साथ साथ चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग जिलों में गांवों को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए यहां पर फिलहाल चुना गया है। तो ये योजना है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जो कि यहां पर सीमावर्ती गांवों के और उनसे संबंधित राज्यों में यहां पर आपको लागू है। अगला यहां पे देखिए मिशन शक्ति महिलाओं के सशक्तिकरण के केंद्र के संदर्भ में चलाई जा रही योजना। क्या है इस योजना से संदर्भित प्रमुख पहलू? तो हाल ही में देखा जाए तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने राज्य नोडल अधिकारियों, राज्य मिशन समन्वयकों के साथ मिलकर के महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति हब पर पहला क्षमता निर्माण यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजित किया गया। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से चलाया जा रहा यह विशेष कार्यक्रम है। इसमें देखा जाए तो NIPCD महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत क्या है, एक स्वायत्त संस्थान है। साथ ही देखा जाए तो यह महिला एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में शैक्षिक कार्यवाही देखा जाए, अनुसंधान, प्रशिक्षण, दस्तावेजीकरण को बढ़ावा देने संबंधी कार्यों को संपादित करता है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। साथ ही इसके 4 अन्य क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो कि बेंगलुरु, गुवाहाटी, इंदौर और लखनऊ में है। मिशन शक्ति योजना की बात करें तो इसके संदर्भ में महिलाओं को आर्थिक रूप से यहाँ पर एक तरफ सशक्त बनाना है, वहीं हिंसा से उनकी सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना है। श्रम बल में उनकी भागीदारी को बढ़ाने पर यहाँ पर देखा जाए तो पूरी तरीके से केंद्रित होने वाला है। मिशन शक्ति में 2 उप योजनाएं भी आपको शामिल हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए संबल और उनके सशक्तिकरण के लिए सामर्थ्य योजना। इसमें एक चीज और देखते हैं, संबल में जहां लैंगिक न्याय के लिए 1 स्टॉप सेंटर है, महिला हेल्पलाइन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है तथा नारी अदालत जैसे यहाँ पे घटक आपको शामिल है। सामर्थ्य की बात करें तो आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कोष अंतराल के एक नए घटक के साथ साथ स्वाधार गृह, कामकाजी महिला छात्रावास, राष्ट्रीय कृषि योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनाएं भी आपको इसमें शामिल की गई हैं। और महिलाओं सशक्तिकरण के लिए हब सामर्थ्य उपयोजना के तहत ही देखा जाए
तो एक पहल के रूप में यहाँ पर कार्य कर रही है। तो सरकार के द्वारा देखा जाए तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने को लेकर लगातार यहाँ पे प्रयास किए गए हैं और जिसमें कई अलग अलग पहलुओं पर ध्यान देते हुए अलग अलग कार्यक्रम यहाँ पर इसके संदर्भ में संचालित किए गए हैं। एक और ऐसा ही अभियान यहाँ पर है, देख सकते हैं आप, मेरी माटी मेरा देश अभियान। क्या है मेरी माटी मेरा देश अभियान, किससे जुड़ा हुआ पहलू है ये? देखिए, भारत सरकार ने आज़ादी के 75 वर्षों के मनाने के दृष्टिकोण से उनके उस जश्न में आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में इसे मेरा माटी मेरा देश अभियान यहाँ पे प्रारंभ किया है। देखा जाए तो देश के विभिन्न हिस्सों में एकत्र की गई यहाँ पर आपको मिट्टी का उपयोग दिल्ली में कर्तव्य पथ के किनारे अमृत वाटिका उद्यान को विकसित करने के लिए किया जाएगा। साथ ही बात करें पंचायत, गांव से लेकर राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न स्तरों पर इस कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुरों के नाम से शिला फलकम यानी स्मारक पट्टिका इसमें स्थापित की जाएगी। नागरिकों के द्वारा देश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाने के संदर्भ प्रतिज्ञा ली जाएगी। वसुधा वनधन के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत या गांव में देसी प्रजातियों के 75 पौधे भी लगाए जाएंगे और साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों, मृत स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को सम्मानित करने के लिए वीरों का वंदन का भी यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। तो इस तरीके से आपको देखा जाए तो ये है मेरी माटी मेरा देश अभियान और उससे संदर्भित यहाँ पर किए जाने वाले कार्य। अगला यहाँ पे देखिए, हेली शिखर सम्मेलन 2023, उड़ान 5.2 भी हम इसे यहाँ पर कहते हैं। ये शिखर सम्मेलन किस दृष्टिकोण से संदर्भित है, किन पहलुओं को यहाँ पर देखा जाए तो इसमें चर्चा की गई या किस विकास पहलुओं को इसमें रखा गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित करते हुए मध्य प्रदेश के खजुराहो में हेली शिखर सम्मेलन 2023 का यहाँ पे आयोजन किया। साथ ही उड़ान 5.2 का भी यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। बताते चलें कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय, पवन हंस लिमिटेड, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की के द्वारा इसे संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था, हेली शिखर सम्मेलन 2023। और उड़ान 5.2 जहां पर देखा जाए इसका लक्ष्य है कि दूर दराज और स्थानीय क्षेत्रों को छोटे विमानों जो कि श्रेणी 1 A9 से लेकर आपको 9 सीटों से लेकर श्रेणी 1 20 सीटों के साथ साथ लास्ट माइल कनेक्टिविटी आपको हासिल करता है। उड़ान 5.2 में देखा जाए तो व्यवहार्यता अंतराल अनुदान है और ये पहुंच बढ़ाने के लिए यहां पर किराया सीमा को भी कम करना इसमें शामिल किया गया है। निर्बाध संचालन हेतु हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों और जिला अधिकारियों के बीच यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए हेली सेवा मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया है। तो देखिए, हर जगह प्लेन नहीं जा सकती हैं लेकिन हेलीकॉप्टर आपको आसानी से उतर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर देखा जाए तो इसे यहाँ पर लागू किया गया है हेली शिखर सम्मेलन। चलिए इसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, यहाँ पर है भारतीय सेना ने आधार सेवाओं के लिए पहले PAEC का किया उद्घाटन। अब ये क्या है PAEC, इससे जुड़े पहलू क्या हैं? देखिए, नई दिल्ली में भारतीय सेना ने हाल ही में यहाँ पर एक सेंट्रल बेस पोस्ट ऑफिस CBPO अपने अस्थायी आधार नामांकन केंद्र, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर PAEC कहते हैं, का यहाँ पर उद्घाटन किया है। देखा जाए तो यह स्थापना त्रिसेवा कर्मियों उनके आश्रितों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि यह फील्ड पोस्ट ऑफिस के माध्यम से देश भर में करीब 48 चिन्हित स्थानों पर अब नामांकन और अद्यतनीकरण सहित आधार संबंधित सेवाएं यहां पे प्रदान करेगी। तो सेना संबंधित यहां पे आधार संबंधी जो सेवाएं हैं उनको प्रोवाइड कराने का काम अब ये संस्थान करेगी। इसका व्यापक कवरेज, जिसमें युद्ध क्षेत्र, शांति दोनों ही स्थितियों में सुनिश्चित करेगा। दूर दराज के क्षेत्रों में तैनात सहित सेना के सभी कर्मी आसानी से आधार सेवाओं का यहाँ पर इसके माध्यम से लाभ उठा सकेंगे। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेज की। जैसे मैंने कहा था कि इस जुलाई माह में कौन कौन से यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स रही हैं, उनको यहाँ पर देख लेते हैं किस दिन क्या मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे जुलाई माह के 1st, 2nd, 3rd और 4th वीक में कौन कौन से यहाँ पे कार्यक्रम यहाँ पे मनाए गए हैं, किस किस दिन के संदर्भ में, उनको यहाँ पर देख लें। सबसे पहले वीक 1 को देखिए, तो यहाँ पर 1 जुलाई को मनाया गया नेशनल डॉक्टर्स डे, चार्टर्ड अकाउंट्स डे और नेशनल जिंजर स्नैप डे। इसके अलावा नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे यहाँ पर 1 जुलाई को मनाया गया।
2 जुलाई देखें तो वर्ल्ड यूएफओ डे और नेशनल एनएसए डे यहाँ पर आपको मनाया गया। 3 जुलाई को नेशनल फ्राइड काम डे यहाँ पे मनाया गया। 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे यहाँ पर आपको मनाए गए। सेकेंड वीक की बात करें, देखिए यहाँ पे आपको ये सारे वीक यहाँ पे कब कौन सा दिवस मनाया जाता है, बहुत सिंपल से यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा दिवस किसको मनाया जाता है। ठीक है, वहाँ पे डेट आपको दे दिया गया। ठीक है, तो वहाँ पर आपको अगर ये पता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जैसे कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया गया। नेशनल सिंप्लिसिटी डे 12 जुलाई को मनाया गया। वर्ल्ड मलाला डे, पेपर बैग डे, ये सब 12 जुलाई को 3 कार्यक्रम मनाए गए। 14 जुलाई को देखा जाए तो बेस्टिल डे ऑफ फ्रांस नेशनल डे के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है। 15 जुलाई को देखें तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे के रूप में मनाया जाता है। थर्ड वीक में देखें तो 17 जुलाई जो है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस और वर्ल्ड इमोजी डे के रूप में मनाया जाता है। इसी तरह 18 जुलाई को देखें तो इंटरनेशनल नेशनल मंडेला डे के रूप में मनाया जाएगा। 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे के रूप में मनाया जाता है। 22 जुलाई जो है PI अप्रोक्सीमेशन डे के रूप में और नेशनल मैंगो डे के रूप में 22 जुलाई मनाते हैं। 4th संडे इन जुलाई जो है वो नेशनल पेरेंट्स डे के रूप में भी यहाँ पर मनाया जाता है। इसके अलावा 24 जुलाई को ही नेशनल थर्मल इंजीनियर्स डे के रूप में भी यहाँ पर मनाया जाता है। 4th वीक को देखें तो 26 जुलाई जो है कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया गया। 4th थर्सडे इन जुलाई देखा जाए नेशनल रिफ्रेशमेंट डे के रूप में मनाया जाता है। 29 जो जुलाई है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाया जाता है। वहीं लास्ट फ्राइडे इन जुलाई जो है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन अप्रिसिएशन डे के रूप में हम मनाते हैं। 29 जुलाई जो है इंटरनेशनल टाइगर्स डे और 30 जुलाई जो है इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे के रूप में यहाँ पर मनाया गया। तो ये पूरे आपको जुलाई माह में यहाँ पर जो भी दिवस जिस दिन मनाए जाते हैं उनका यहाँ पर पूरा ये आपका डेटाबेस हो गया। अब आइए ऐसे ही कुछ दिवसों के बारे में थोड़ा सा डिटेल भी देख लेते हैं। जैसे कि विश्व फ्रेजाइल दिवस जो है मनाया गया, इस संदर्भ में थोड़ा सी डिटेलिंग देख लेते हैं। ये मनाया गया आपको 22 जुलाई को यहाँ पे। ठीक है, 22 जुलाई को यहाँ पे मनाया गया, जिसे दुर्लभ आनुवांशिक एक बीमारी है जिसे हम फ्रेजाइल एक्स या मार्टिन बेल सिंड्रोम के नाम से हम यहाँ पर जानते हैं, और इसके बारे में जागरूकता प्रदान करने को लेकर वर्ष 2021 से इसे प्रारंभ किया गया। बात करें फ्रेजाइल एक्स या मार्टिन बेल सिंड्रोम क्या है, तो ये एक वंशानुगत आनुवांशिक बीमारी है जो माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित होती है, जिसमें बौद्धिक और विकास संबंधी विकलांगता यहाँ पर आपको नहीं हो पाती है, या कह सकते हैं इसे बौद्धिक विकलांगता की एक स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। इसमें FXS लड़कों में मानसिक विकलांगता सबसे आम वंशानुगत एक कारण होता है। यह 4000 लड़कों में एक को यहाँ पर आपको प्रभावित करता है। साथ ही देखा जाए लड़कियों में आम नहीं है, प्रत्येक 8000 में लगभग एक को ये सिर्फ प्रभावित करता है, और लड़कों में आमतौर पर लड़कियों की तुलना में अधिक गंभीर लक्षण इसके दिखाई देते हैं। इसके अलावा FXS वाले व्यक्ति आमतौर पर विकासात्मक और सीखने की समस्याओं का यहाँ पे अनुभव करते हैं। मूल रूप से यह रोग दीर्घकालिक आजीवन रहने वाली स्थिति है। केवल FXX वाले कुछ व्यक्ति ही स्वतंत्र रूप से रहने में सक्षम हो पाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, विश्व फ्रेजाइल दिवस। अगला यहाँ पे है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। इसके बारे में अब देख लेते हैं ये कब मनाया गया, क्या है ये। तो यहाँ पे देखिए सभी क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों, जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने के दृष्टिकोण से 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के रूप में मनाया गया। ये राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के रूप में मिशन यहाँ पे लाइफ को यहाँ के लक्ष्यों के साथ इसे इन्होंने मनाया है। UNFCCC COP26 में देखा जाए तो भारत के प्रधानमंत्री ने मिशन लाइफ की यहाँ पर शुरुआत की थी। मिशन लाइफ का लक्ष्य है कि वैश्विक जलवायु कार्यवाही में व्यक्तिगत व्यवहार को प्राथमिकता देना। साथ ही लाइफ जो है इसका लक्ष्य है अपशिष्ट उपयोग और निपटान वाली अर्थव्यवस्था से सचेत एवं जानबूझकर उपभोग पर आधारित एक स्थायी चक्रीय अर्थव्यवस्था में बदलाव लाना। देखा जाए तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2023 की जो थीम रही वन्य और आजीविका, लोगों और ग्रह को बनाए रखना, इस वर्ष की यहां पर आपको थीम रही। अगला यहाँ पे देखिए विश्व हेपेटाइटिस दिवस भी इस वर्ष यहाँ पे मनाया गया, और 28 जुलाई को यहाँ पर देखा जाए 28 जुलाई को हम प्रतिवर्ष आपको देखा जाए विश्व हेपेटाइटिस दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। देखा जाए तो यह एक वायरल हेपेटाइटिस के वैश्विक बोझ के विषय में जागरूकता को बताने के संदर्भ में बढ़ाना, उसमें परिवर्तन लाना, और इस संदर्भ से यहाँ पर एक एकीकृत विषय थीम पर विश्व को एकीकृत करने पर ये आधारित है।
बात करें यहाँ पे प्रमुख बिंदु क्या था, तो यहाँ पर इस वर्ष की थीम रखी गई एक जिंदगी एक यकृत, वन लाइफ वन लीवर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको लीवर है। इंपॉर्टेंस क्या है विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाने की, तो यहाँ पे देख सकते हैं यह दिन जागरूकता के कार्य के माध्यम से समुदायों, लोगों और राजनेताओं को हेपेटाइटिस के कई प्रकारों के साथ साथ इसके निवारण हेतु यहाँ पर निवारक राजनीतियों, परीक्षणों, उपचार विकल्पों के बारे में बहुत कुछ जानने और समझने में यहाँ पर सहायता करता है। यह हेपेटाइटिस संबंधित बीमारियों, मौतों की बढ़ती संख्या के खिलाफ लड़ाई में भी यहाँ पर वैश्विक सहयोग प्रदान करता है। हेपेटाइटिस के संदर्भ में देखा जाए थोड़ा सा यहाँ पर इसके बारे में और जानकारी जो है कि हेपेटाइटिस जो है यकृत के किसी भी सूजन से संदर्भित हो, किसी कारण यकृत कोशिकाओं की जलन या सूजन इसमें होती है। यह तीक्ष्ण हो सकती है। यकृत की सूजन बीमारी के साथ आती है जैसे पीलिया, बुखार, उल्टी। दीर्घकालिक स्थिति में देखा जाए तो यकृत की सूजन जो है वो 6 महीने से अधिक समय तक रहती है, लेकिन अनिवार्य रूप से कोई लक्षण यहाँ पर नहीं देखे जाते हैं। तो ये सारी जो स्थितियां हैं वो आपको विश्व हेपेटाइटिस दिवस के संदर्भ में यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए यहाँ पर अब जुलाई के बाद अगस्त भी यहाँ पर आ गया और 1 अगस्त को मनाया गया वर्ल्ड वाइड वेब डे। देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड वेब डे हर साल 1 अगस्त को यहाँ पर आपको मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को। और यहाँ पे देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है दुनिया भर में इसके प्रभाव को मनाने के लिए इसे हम मनाते हैं। 1 अगस्त 1991 को टिम बर्नर्स-ली ने ALT हाइपरटेक्स्ट न्यूज ग्रुप पर वर्ल्ड वाइड वेब के लिए एक प्रस्ताव यहाँ पर दिया था और वर्ल्ड वाइड वेब जो है सर टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में इसे बनाया था। तब देखा जाए तो सर में यहाँ पर आपको काम करते थे जो यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संस्थान है। इसके अलावा दुनिया की जो पहली वेबसाइट जो है वो लॉन्च की गई 6 अगस्त 1991 को लाइव हुई थी। यह एक पेज था जो वर्ल्ड वाइड वेब प्रोजेक्ट को समझता था और यह साइट जो है बर्नर्स-ली के नेक्स्ट कंप्यूटर पर होस्ट की गई जो दुनिया का पहला वेब सर्वर भी था। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए अगला हम यहाँ पर आते हैं कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज को लेकर के। क्या कौन कौन सी यहाँ पे प्रमुख स्पोर्ट्स न्यूज रही इस वीक की, तो यहाँ पर आप देखिए 2023 में MI न्यूयॉर्क ने जीता US T20 लीग का पहला संस्करण। देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका में क्रिकेट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यहाँ पर US T20 लीग का आयोजन किया गया। इसमें MI न्यूयॉर्क जो है आपके ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम में डलास टेक्सास में यहाँ पर सिएटल ऑर्कस को हराकर 7 विकेट से यहाँ पर उन्होंने इस टूर्नामेंट का पहला खिताब यहाँ पे जीता है। फर्स्ट टाइम यहाँ पर फर्स्ट एडिशन इसका आयोजन किया गया था। बताते चले मेजर क्रिकेट लीग जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी T20 लीग है, इसके बारे में यह देखा जाता है एक पेशेवर T20 क्रिकेट लीग है। इसका पहला संस्करण 13 से 30 जुलाई 2023 को आयोजित किया गया। इसमें प्रमुख अमेरिकी शहरों का प्रतिनिधित्व करने वाली 6 टीमों को इसमें शामिल किया गया है और MI न्यूयॉर्क ने यहाँ पर पहला खिताब US T20 लीग का जीता है। बता दें यहाँ पर 6 आपको अन्य जो प्रमुख एस्पेक्ट हैं जैसे कि T20 लीग में MI न्यूयॉर्क ने ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम में डलास में सिएटल ऑर्कस को यहाँ पे 7 विकेट से हराया था। इसके 6 संस्थापक टीमें यहाँ पर आपको हैं, कौन कौन सी हैं? लॉस एंजल्स नाइट राइडर्स, MI न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न, सिएटल ऑर्कस, टेक्सास सुपर किंग्स और वॉशिंगटन फ्रीडम जो है यहाँ पर देखी जाए तो 6 टीमें हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। पहला मैच जो है टेक्सास सुपर किंग्स बनाम लॉस एंजल्स नाइट राइडर्स के बीच हुआ था। इसके बाद देखिए यहाँ पर टूर्नामेंट के पुरस्कार के संदर्भ में इस टूर्नामेंट में जो पुरस्कार मिले हैं, एक है स्लिंग टीवी टूर्नामेंट सबसे मूल्यवान खिलाड़ी निकोलस पूरन रहे, रॉयल राइस लीडिंग रन स्कोरर्स भी निकोलस पूरन रहे, NTT अग्रणी विकेट लेने वाला ट्रेंट बोल्ट और बॉट किंग डोमेस्टिक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कैमरून गैनन रहे। चलिए एक और यहाँ पे स्पोर्ट्स न्यूज, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने यहाँ पर हाल ही में संन्यास लिया है। देखा जाए तो इंग्लैंड के ये तेज गेंदबाज जो है स्टुअर्ट ब्रॉड क्रिकेट से संन्यास की यहाँ पर जो घोषणा की वो हाल ही में मौजूदा जो एसेस सीरीज के दौरान यहाँ पर अपने अंतिम मैच के दौरान इन्होंने यहाँ पर संन्यास की घोषणा की। एसेस टेस्ट के यहाँ पे 5वें एसेस टेस्ट के तीसरे दिन के अंतर्गत यहाँ पर यह निर्णय लिया गया और 5वें दिन के खेल की समाप्ति के साथ ही इन्होंने संन्यास ले लिया है। बताते चले 2007 के T20 वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पर 6 गेंदों पे 6 छक्के यहाँ पर लगाए थे। वर्तमान की स्थिति के आधार पर देखा जाए तो 37 वर्षीय इस क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड ने 167 टेस्ट मैच खेले हैं। इन्होंने टेस्ट में 602 विकेट लिए हैं और 121 एक दिवसीय मैचों में 178 विकेट यहाँ पर इनके द्वारा लिए गए हैं। वहीं 56 T20 मैचों में देखा जाए तो इन्होंने 65 विकेट यहाँ पे लिए हैं।
2007 में इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में यहाँ पे पदार्पण किया और खेल के महान तेज गेंदबाजों में से यहाँ पर एक के रूप में जाने जाते हैं। वह विकेट लेने वालों की सर्वकालिक सूची में देखा जाए तो 5वें स्थान पर है। सबसे ज्यादा विकेट की बात करें तो मुथैया मुरलीधरन के नाम है, जो श्रीलंका के हैं। उनके नाम यहाँ पर टेस्ट में 800 विकेट हैं। दूसरे नंबर पर शेन वॉर्न है। वहीं 5वें नंबर पर देखा जाए तो आपको स्टुअर्ट ब्रॉड हैं, तीसरे नंबर पर जेम्स एंडरसन और चौथे नंबर पर अनिल कुंबले हैं। चलिए यहाँ पे एक और पुरस्कार, एक और खेल से संदर्भित न्यूज है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने स्पेनिश हॉकी खिताब टोर्नेओ डेल सेंटेनारियो को यहां पर जीत लिया है। क्या है यहां पर इस खेल से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लें। सबसे पहले देखिए, गोलकीपर जो है सविता पूनिया, वो भारतीय महिला हॉकी टीम का यहां पर नेतृत्व कर रही थी और उन्होंने 30 जुलाई 2023 को टेरेसा बार्सिलोना में मेजबान स्पेन को 3-0 से हराकर टॉर्नेओ डेल सेंटेनारियो 2023 के यहां पर खिताब को भारतीय महिला हॉकी टीम ने जीत लिया। बताते चले, इसमें वंदना कटारिया, मोनिका उदिता के ने यहां पर आपको गोल किया था और ये 100वीं वर्षगांठ स्पेनिश हॉकी फेडरेशन इंटरनेशनल टूर्नामेंट के तौर पर यहां पर इसे आयोजित किया गया। वहीं भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमें 25 से 30 जुलाई तक टेरेसा स्पेन में 100वीं वर्षगांठ स्पेनिश हॉकी फेडरेशन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2023 में उन्होंने भागीदारी की। बताते चले, पुरुष वर्ग का आयोजन 4 देशों की टीमों जिसमें भारत, इंग्लैंड, नीदरलैंड और स्पेन के बीच हुआ, जबकि महिला वर्ग की बात करें तो भारत, स्पेन और इंग्लैंड के बीच यह हुआ। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने नीदरलैंड को 2-1 से हराकर तीसरा स्थान यहां पर हासिल किया। वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम को आखिरी बार FIH प्रो लीग 2022-23 के एक्शन में देखा गया था, जहां वे चौथे स्थान पर रहती है। ये थोड़ा सा इस खिताब के संदर्भ में यहां पर आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं कुछ प्रमुख अपॉइंटमेंट्स की जो जुलाई में यहां पर हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसमें देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ प्रमुख जो नियुक्तियां हुई हैं उनमें से आपको पहली है, यहां पे देखिए रेसेप तैयब एर्दोगान जो हैं वो फिर से तुर्की के राष्ट्रपति के तौर पर चुन लिए गए हैं। वहीं डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस जो हैं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात WMO के यहाँ पर देखे जाए तो अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया। एडग्रास रिंकेविक्स जो हैं लताविया के नए प्रेसिडेंट के रूप में वहीं नियुक्त हुए हैं। वहीं पेट्टोरी ओर्पो जो हैं वो फिनलैंड के नए PM के तौर पर नियुक्त हुए। साथ ही केरियोकॉस मिट्सोटाकिस न्यू ग्रीस के यहाँ पर आपको PM के तौर पर नियुक्त हुए हैं। तो ये देखा जाए आपके कुछ प्रमुख नियुक्तियां जो हैं वो इस वीक यहाँ पर हुई, जुलाई माह में हुई हैं। इसके अलावा अन्य कुछ संदर्भों में भी यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन कौन सी अन्य प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं। जैसे कि जी कन्नाबिरन ने नाक के नए निदेशक के रूप में यहाँ पे पदभार अपना संभाला है। तो आइए थोड़ा सा इनके बारे में समझते हैं कौन है और ये संस्थान क्या करती है। देखिए, राष्ट्रीय मूल्यांकन प्राधिकरण जो है नाक 28 जुलाई 2023 को यहाँ पे प्रोफेसर गणेशन कन्नाबिरन को एक नए निदेशक के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया है। ठीक है, प्रोफेसर कन्नाबिरन जो हैं ये शिक्षा क्षेत्र में लगभग 30 वर्ष का यहाँ पर इनके पास समृद्ध अनुभव है, जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि NIT तिरुचिरापल्ली में इंफॉर्मेशन सिस्टम के वरिष्ठ प्रोफेसर के रूप में सेवा कर चुके हैं। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के बारे में अगर हम बात करें जिसके ये निदेशक नियुक्त किए गए हैं, तो ये एक भारत की यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC के द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। 1994 में इसे स्थापित किया गया और इसका उद्देश्य है कि देश में उच्च शिक्षा के संस्थानों का मूल्यांकन और प्राधिकरण यहाँ पर उनका मूल्यांकन इत्यादि करना। NAAC मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप संस्थान को यहाँ पे ग्रेड दिया जाता है, जो कि यहाँ पर देखा जाए तो उच्चतम A से लेकर के C यानी कि सबसे कम। ठीक है, A से C के मध्य यहाँ पर आपको दिया जाता है। जो संस्थान न्यूनतम मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं उन्हें यहाँ पे गैर मान्यता प्राप्त दर्जा अर्थात उन्हें गैर मान्यता प्राप्त दर्जा दिया जाता है या उनका दर्जा जो है छीन भी लिया जाता है। अगले यहाँ पे देखिए, भारत की UN में अस्थायी प्रतिनिधि जो हैं रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के यहाँ पे 62वें सत्र की अध्यक्षता सौंपी गई है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं, उनका राजदूत हैं रुचिरा कंबोज जी हैं और उन्हें हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे चुना गया।
वहीं उपाध्यक्ष के तौर पर डोमिनिका गणराज्य की कार्ला मारिया कार्लसन को यहां पर आपको उपाध्यक्ष चुना गया है। 62वें सत्र का केंद्रीय जो विषय है वो है सतत विकास के लिए 2030 का यहाँ पर एजेंडा और इसके कार्यान्वयन को लेकर प्रगति और उसके गरीबी उन्मूलन जैसे व्यापक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामाजिक नीतियों के माध्यम से सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। तो इस सत्र की जो मेजबानी है वो रुचिरा कंबोज जी के द्वारा किया जाएगा। चलिए यहाँ पर अब बात करते हैं कुछ जीआई टैग की जो हाल ही में यहाँ पर दिए गए हैं। देखा जाए तो इसमें भारत के कुछ राज्यों को यहाँ पे जीआई टैग और उनसे संबंधित उत्पादों के संदर्भ में जो प्रदान किए गए हैं वो यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो देखिए, राजस्थान के 4 उत्पादों को, पूरे भारत में 7 उत्पादों को चेन्नई में भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री के द्वारा जीआई टैग यहाँ पे प्रदान किया गया है। राजस्थान के उदयपुर कोफ्तगारी धातु शिल्प, बीकानेर कशीदाकारी शिल्प, जोधपुर बंधेज शिल्प, बीकानेरी उस्ता कला शिल्प के साथ जलेसर धातु शिल्प एक धातु शिल्प, गोवा मानकुराद आम और गोवन बेबिंका को यहाँ पे जीआई टैग मिला है। तो चलिए बात करते हैं इन सभी जीआई टैग के संदर्भ में। सबसे पहले जो राजस्थान के यहाँ पे 4 जीआई टैग हैं उनको देख लें। पहला जो है उदयपुरी कोफ्तगारी मेटल क्राफ्ट, ये देखा जाए तो हथियारों को डिजाइन करने के संदर्भ में से तैयार करता है। इन्हें गर्म करने फिर ठंडा करने की एक जटिल प्रक्रिया के द्वारा उत्कृष्ट रूप से अलंकृत किया जाता है। दूसरा है बीकानेरी कशीदाकारी शिल्प जो है ये पारंपरिक रूप से विभिन्न प्रकार के महीन टांके और दर्पण कार्य के साथ कपास, रेशम और मखमल पर यहां पर आपको बनाया जाता है। तीसरा है जोधपुर बंधेज शिल्प। इसके बारे में देखा जाए तो ये बांधने और रगने की एक राजस्थानी कला है। बंधेज राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध कपड़ा कला के रूपों के रूप में इसे जाना जाता है और ये सूती धागे का प्रयोग कपड़े को बांधने के लिए इसमें करते हैं। इसके अलावा बीकानेर उस्ता कला शिल्प जो है ये सुनहरे रंग की प्रमुखता के कारण सोने की नक्काशी और सोने की मनौती के रूप में यहां पर माना जाता है। अनौपचारिक कच्चे ऊंट की खाल को उस्ता की आवश्यकताओं के लिए चमड़े के कारीगरों को डांपकर समुदाय के द्वारा संसाधित और ढाला जाता है। तो ये सभी जो हैं राजस्थान के जो 4 जीआई टैग हैं उनको हमने यहां पर देख लिया। इसके साथ साथ 3 अन्य भी यहां पर आपको जीआई टैग हैं। एक है गोवा देख सकते हैं मनुकराड आम, ये मेल्कोराडा कार्डोजा माकुंड्रान कोराडो गोवा मांकुर के नाम से भी हम इसे यहां पे जानते हैं। पुर्तगालियों ने फल का यहां पर देखा जाए तो नाम माल्कोराडा रखा था जिसका अर्थ है खराब रंग वाला। दूसरा यहां पे गोवा का बेबिंका है जिसे गोवा डेजर्ट की रानी भी कहते हैं। इसे भी यहां पर देखा जाए तो जीआई टैग दिया गया है। ये एक पारंपरिक इंडो पुर्तगाली हलवा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के एटा जिले के जलेसर में जलेसर धातु शिल्प जिसे घुंघरू, पायल, घंटियां और अन्य सजावटी धातु शिल्प और पीतल के बर्तन यहां पर आपको बनाए जाते हैं। तो ये आपके प्रमुख जीआई टैग हैं जो कि यहां पर दिए गए। लास्ट में यहां पर देखिए कुछ पोर्टल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। एक पोर्टल है यहां पे न्याय विकास पोर्टल। न्याय विकास पोर्टल की बात करें तो ये केंद्रीय कानून न्याय मंत्री लोकसभा में एक लिखित जवाब में न्याय विकास पोर्टल पर बहुमूल्य जानकारी यहां पे प्रदान की है, जिसमें राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर की तकनीकी विशेषज्ञता के साथ विकसित एक ऑनलाइन अनुवीक्षण प्रणाली है। यह न्याय विकास पोर्टल मोबाइल ऐप और न्याय विकास वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप जो है वो न्याय से संबंधित बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाने और रियल टाइम निगरानी को सुरक्षा यहाँ पे प्रदान करता है। इसकी सुविधा भी यहाँ पर प्रदान करता है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वर्ष 2018 में यहाँ पर देखा जाए तो इसकी स्थापना की गई थी। वहीं बात करें भारतीय न्यायपालिका में सुधार के लिए जो लक्षित यहाँ पर पहले हैं उनमें एआई आधारित SUPACE पोर्टल है जिसे हम सॉपेस कहते हैं और बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना CSS भी चलाई जा रही है। अब यहाँ पर लास्ट एक और ऐप, यहाँ पर लास्ट टॉपिक एक और ऐप है उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन को हाल ही में लॉन्च किया। देखा जाए तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत दिल्ली के प्रगति मैदान में 30 जुलाई 2023 को आयोजित एक समारोह में उल्लास, जिसका फुल फॉर्म होता है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी नामक यहां पर एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। बताते चले उल्लास ऐप काम कैसे करता है, क्या इसकी विशेषता है। तो देखा जाए तो उल्लास जो है का पहल देश भर में शिक्षा और साक्षरता में क्रांति लाना है।
सीखने के लिए एक पारिस्थितिक तंत्र को यहाँ पे बढ़ावा देना है, हर व्यक्ति तक पहुंच को सुनिश्चित करना है, बुनियादी साक्षरता और महत्वपूर्ण जीवन कौशल के अंतर को पाटने का भी काम करना है। इसके साथ साथ यह 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन नागरिकों को बुनियादी शिक्षा, डिजिटल, वित्तीय साक्षरता, महत्वपूर्ण जीवन प्रदान करेगा जो स्कूल जाने का अवसर यहाँ पर खो चुके हैं। ठीक है, तो उन सभी को यहाँ पर उन चीज़ों से अवगत कराना जो वो स्कूल में सीख सकते हैं लेकिन स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इसके अलावा यह ऐप जो है कार्यात्मक साक्षरता, व्यावसायिक कौशल, वित्तीय साक्षरता, कानूनी साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, नागरिकों के सशक्तिकरण जैसे कई महत्वपूर्ण जीवन कौशल को भी बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, तो ये है इस सप्ताह की प्रमुख यहाँ पर न्यूज़ और साप्ताहिक इन्फोपीडिया सीरीज के तहत आज के जो टॉपिक पढ़ाए गए हैं उन सभी को यहाँ पर आप रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, फैक्चुअल डेटा है और यहाँ से आपको प्रश्न एग्जाम में सीधे आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीक में साप्ताहिक इन्फोपीडिया सीरीज के अंतर्गत एक वीक की यहाँ पर न्यूज़ को लेकर फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड लक।